यह खबर काफी खतरनाक है। यह खबर ना सिर्फ मीडिया कर्मियों के लिए खतरनाक है, पत्रकारों के लिए खतरनाक है, बल्कि आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए भी यह खबर काफी अजीब और खतरनाक है। आम जनता से खबर सीधी जुड़ी हुई है और आम जनता से ही अगर विभाग सवाल पूछ ले तो अंदाजा लगता है कि आखिर इस खबर में ऐसा क्या है जिसको छुपाने की कोशिश एक विभाग कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में कई घोटाले हुए हैं। 2 दशकों में कई घोटाले यहां हुए हैं, कई लोगों को सजा मिली है। लेकिन एक ऐसा घोटाला उत्तराखंड में हुआ जो कई सरकारों में चलता रहा। मामले की परतें तब खुली जब नैनीताल हाईकोर्ट का डंडा चला और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने एसआईटी का गठन किया, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाकर मामले की जांच पड़ताल की। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला पकड़ा गया समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति में। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि 6-7 ऐसे राज्य इस गड़बड़झाले की जद में थे जो लगातार छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल थे। और नैनीताल हाईकोर्ट में जब एक अपील दायर की गई, उसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के आदेश दिए। सीबीआई जांच की बात भी हो रही थी क्योंकि कई राज्यों से इसके तार जुड़े हुए थे, लेकिन एसआईटी जांच आखिर में बनाई गई और एसआईटी जांच का प्रमुख एक आईपीएस अफसर को बनाया गया था। यह इस खबर का बैकग्राउंड है। अब छात्रवृत्ति घोटाले में सैकड़ों करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। समाज कल्याण विभाग की यह छात्रवृत्ति थी, इसलिए समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिरी, उनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। लेकिन अब समाज कल्याण विभाग के उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है जो इस गड़बड़झाले में शामिल थे? कितने लोगों से वसूली हुई जिन्होंने पैसे का गबन किया? कितने इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से वसूली की गई है जो धन उन्होंने गबन कर दिया था? इस बारे में एक जानकारी मांगने की कोशिश सूचना के अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई। चंद्रशेखर करगेती ने यह सूचना मांगी थी और साथ साथ यह भी मांगा था कि आखिर जिन लोगों ने पैसे का गबन किया है उनके खिलाफ क्या एफआईआर हुई थी, उसकी चार्जशीट क्या है, और शासन से जब उनके खिलाफ अनुमति मांगी गई थी एफआईआर दर्ज कराने की, उसकी भी प्रति उपलब्ध कराई जाए। लेकिन बड़े आश्चर्य का विषय है कि समाज कल्याण विभाग ने जो जवाब दिया उससे सब हैरत में पड़ सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने आरटीआई कार्यकर्ता से यह पूछ लिया कि यह व्यक्तिगत सूचना है और किस तरीके से लोकहित में यह सूचना समझी जा सकती है। मतलब जिन लोगों ने गड़बड़झाला किया है उन लोगों की सूचना लोकहित की है या नहीं है, इस बात को पुष्ट करने की जिम्मेदारी अब आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर करगेती की हो गई है। यह बड़ा अजीब मामला है। यानी समाज कल्याण विभाग के कुछ अधिकारियों का रवैया अपने ही विभाग के कुछ अधिकारियों को बचाने का है, ऐसा लगता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब आरटीआई के जरिए सूचना मांगी जाती है तो सूचना 30 दिन के भीतर उपलब्ध करा दी जाती है। अगर सूचना नहीं होती तो एक अपील करने का अधिकार होता है सूचना मांगने वाले के पास। यह अधिकार का प्रयोग चंद्रशेखर करगेती ने भी किया है। अभी तक समाज कल्याण विभाग कई सरकारों के निशाने पर रहा है। समाज कल्याण विभाग के गड़बड़झाले की जब हकीकत खुली तो अंदाजा लगा कि इस विभाग के पीछे किस तरीके के काम हो रहे हैं। एक अंदाजा लगाइए कि जब नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे, उस समय एक आईपीएस अफसर इसकी जांच कर रहे थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने जब उस आईपीएस अफसर को एसपी बनाकर एक दूसरे जिले में ट्रांसफर किया तो नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी और बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने
एक और बड़े अधिकारी को इस जांच का जिम्मा सौंपा था। यानी नैनीताल हाईकोर्ट कितना गंभीर था, इस बात का अंदाज इस बात से लगता है जो नैनीताल हाईकोर्ट ने टिप्पणियां की थी। इस पूरे गड़बड़ झाले की सीबीआई से जांच तो नहीं हो पाई थी, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट हर महीने इस गड़बड़ झाले की समीक्षा कर रहा था। वरिष्ठ आईपीएस अफसर अपनी प्रगति रिपोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट को प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है, यह जानकारी देने में समाज कल्याण विभाग को क्या आपत्ति हो सकती है। समाज कल्याण विभाग की आपत्तियां बताती हैं कि इस विभाग में अभी भी सब कुछ ठीक शायद नहीं चल रहा है। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जिन लोगों ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगी थी, उनका अगला कदम क्या होता है। अगर सूचना नहीं दी विभाग ने, तो इनके पास बहुत सारे रास्ते खुले हो सकते हैं। साथियों, अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।